अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने कमिश्नर पिंडी के हवाले से बात करनी है। देखिए, आज से एक हफ्ता पहले कमिश्नर पिंडी का बयान आता है और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच जाती है। कमिश्नर साहब जिस तरह से जज्बाती होकर कहते हैं कि मैं तो खुदकशी करने लगा था और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जान जाया क्यों करूं, हराम मौत मैं क्यों मरूं, मैं कानून के सामने सरेंडर भी करता हूं और अपनी कौम को आगाह भी करता हूं कि हमने कितना बड़ा जुर्म किया है, हमने मुल्क तोड़ने की साजिश की है और इतना मुझे एहसास गुनाह है कि मैं ये कहता हूं कि मुझे पिंडी की कचहरी चौक पर लटका दो। ये सारी चीजें हुई, आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इस पर बात कर चुका है। फिर कल एक बयान आया और उस बयान के अंदर ना कमिश्नर पिंडी साहब थे ना कुछ और था, बस टीवी चैनल्स पर वो बयान चल गया कि कमिश्नर पिंडी ने कहा है कि असल में मैं तो लालच में आ गया था और ये मुझसे बयान दिलवाया गया पीटीआई के कुछ लीडरान की जानब से, और मेरी क्योंकि रिटायरमेंट करीब आ गई थी तो मुझे लालच दी गई कि तुम्हें ये वाला ओहदा देंगे, और मैंने चीफ जस्टिस का नाम भी इसलिए ले लिया था कि ताकि हाइप बने मेरे बयान को, थोड़ा सा मेरे बयान के अंदर थोड़ा वजन हो और इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा बना दिया जाए और इलेक्शन को भी मुतनाज़ा बना दिया जाए। चलें, ठीक है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि कमिश्नर पिंडी, या तो आप ये कहें कि पहले दिन से ही साजिश थी, पहले दिन से ही दो नंबरी थी, मामला मशकूक था। अगर ऐसा नहीं है तो एक शख्स जो कहता है मैं मरने लगा था, फिर वो कहता है कि मैं जो है मुझे लटका दिया जाए कचहरी चौक पर, मुझे गिरफ्तार किया जाए, वो खुद इकरार करता है। अच्छा, और वो है भी 20वें 21वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट, एक पूरी डिवीजन का सरबराह है। क्या उसको नहीं पता कि उसके इस बयान के बाद उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है और इसका उसका बयान किसके खिलाफ है, किस सिस्टम के खिलाफ है, वो किस तरह की बात कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। कमिश्नर है, उसका तजर्बा है, और ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं, यानी ये 19-20 का फर्क भी नहीं रखते, इनको सब पता होता है। अब नंबर वन तो बात ये हो गई कि कमिश्नर साहब ने जानबूझ के इस खेल के अंदर किसी का वो जो है वो बना और इस सारे मामले के अंदर उसने एक मशकूक किरदार अदा किया। अभी कुछ खबरें आई हैं। एक तो आज समाविया ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ कुछ वकील भी बैठे हुए थे। उन्होंने ये वकील साहब ने ये कहा कि ये जो कमिश्नर पिंडी साहब का बयान आया ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है। कमिश्नर साहब ने जो इकरार किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, कैमरों के सामने किया, कौम के सामने किया, लोगों में किया। अभी जो स्टेटमेंट आई है वो हमें नहीं पता कमिश्नर साहब ने खुद दी है, दिलवाई गई है, उन्होंने दे भी है या नहीं दी, क्योंकि ना तो कोई सिग्नेचर है ना कोई और है। ये तो जराए से ना कि जराए के मुताबिक ये हो गया, कहीं से लिखा हुआ मैसेज आया और पूरे मीडिया पे चल गया। यानी कमिश्नर साहब ने अपने मुंह से बोल के तो नहीं कहा ना, बेशक जबरदस्ती उनसे करवाया जाता। देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई वाले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ना, अपने मुंह से बोलते हैं ना, वो बात और होती है कि पता चल जाता है कि इनको जो है वो इनकी धुलाई हुई है, इनको बेचारों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसके बाद बयान दिया गया। लेकिन कमिश्नर साहब के मामले में तो ये भी नहीं हुआ कि कमिश्नर साहब आए उसी तरह मीडिया पे जैसे पहले आए थे और मुंह लटका हुआ होता और कहते कि मैं जो बड़ा शर्मिंदा हूं। ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से समी इब्राहिम साहब सहाफी एंकर है, वो भी एक दावा करते हैं कि कमिश्नर अभी भी अपने दावे पर डटा हुआ है। कमिश्नर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये सारा जाली बयानबाजी हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस मामले को ठंडा करने के लिए, और पीटीआई और बाकी जो पाकिस्तानी है उनकी तोपों का रुख दोबारा कमिश्नर की तरफ करने के लिए, क्योंकि उसके बाद बयान शुरू हो गए ना कि उस वक्त अगर ज़हनी मरीज था कमिश्नर, तो अब कैसे वो तंदुरुस्त हो गया। अच्छा, कमिश्नर के खिलाफ एक और कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी की लियाकत चट्टा के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। ये कमेटी रिपोर्ट पर जी ये अब उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। इसके अलावा समाविया ताहिर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने साथ उठा के लाई तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार जो उनके मुकाबले पे लड़ रहा था पिंडी से इलेक्शन, और उन्होंने बताया कि फॉर्म 45 के मुताबिक समाविया ताहिर जीती हुई हैं। बैरिस्टर दानियाल जिसको नताइज में तब्दीली करके जितवाया गया है, वो तो 5वें नंबर पे आ रहा था, यानी वो पहले दूसरे नंबर का भी उम्मीदवार नहीं था, वो तो 5वें नंबर पे आ रहा था। तो ये बड़े ठप्पे लगा के, यानी ये जो दूसरा उम्मीदवार है तहरीक लब्बैक का, जाहिर है उसके पास भी तो फॉर्म 45 है ना,
उसने आके गवाही दे दी कि समाविया ताहिर जीती भी हैं, और जिस शख्स को जितवाया गया है ऐसा भी नहीं कि वो दूसरे तीसरे नंबर पर का है, बल्कि वो तो 5वें नंबर पे आया है। तो इतनी बड़ी वारदात डाल के तो इस वक्त पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। इस पे मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जाली फॉर्म 47 के साथ असेंबली में जाकर हलफ उठाएंगे जहां जहां बहुत बड़ा कलमा लिखा हुआ है, यानी ऊपर कलमा लिखा हुआ है, नीचे हलफ उठाया जाएगा जाली मैंडेट पर, जाली फॉर्म 47 पर। अच्छा, फिर पंजाब के अंदर मामलात को इतने अच्छे नहीं है जिस तरह से मरियम नवाज को लगता है कि बड़ी आसानी के साथ वो गंगूबाई, ऐसे गंगूबाई की तरह वो हाथ खड़े करके आज जो कोशिश की गई, बड़ी वो अपने आप को पता नहीं क्या उन्होंने समझा कि मैं कौन से कोई मराठों के खानदान से हूं और मैं बड़ी कोई जो है वो दबंग खातून हूं। अच्छा, तो उनके लिए मामलात अच्छे नहीं है। जब तक हमें अपनी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, असेंबली में मजीद कार्रवाई नहीं चलने देंगे, एहतजाज जारी रहेगा। ये आमर डोगर की जानब से आज कहा गया कि हम आपको चलने नहीं देंगे। अब एक ही हल है कि आप हमें जेलों में डाल दें, और लगता भी ऐसे कि मरियम नवाज किसी को बाहर नहीं रहने देगी, सभी को जेलों में डालेगी, अदरवाइज मरियम को चलना मुश्किल हो जाएगा। अब एक मरियम नवाज के लिए और बुरी खबर सुन ले। मरियम नवाज के लिए बुरी खबर, मियां असलम इकबाल को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही, वो बिल्कुल बाहिफाजत है। ये नजमुल हसन बाजवा हमारे दोस्त हैं, उनकी जानब से ये दावा किया गया है कि खबर चली, आमर डोगर साहब ने तस्दीक की, टीवी पे खबर भी चल गई, उन्होंने कहा कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा, तो मियां असलम इकबाल साहब को लगता है गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी यह खबर आई है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, और वो जब तक गिरफ्तार नहीं होते मरियम नवाज की सांसों में सांसें नहीं आएंगी। फिर मियां जावेद लतीफ आज फिर सामने आए, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने का फैसला मजबूरी में किया, यानी वो बंदूक की नोक पर किया, यानी वो आप रखते नहीं कनपट्टी पर बंदूक रखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ही हमने फैसला किया है, हम हुकूमत में आना नहीं चाहते। तो ये अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं, हुकूमत के लिए आ भी रहे हैं और कहते हैं कि हम मजबूरी में आ रहे हैं, और जो लोग जिनका दिल ही नहीं है, जो आना चाह ही नहीं रहे थे, यानी जो शख्स लड़ना चाह ही ना रो, धक्के से आप उसको वो फेंक दे कि आप लड़ना है रिंग के अंदर जाके, वो क्या लड़ेगा, वो करेगा क्या? जिसकी विल ही नहीं है, जिसकी नीयत ही नहीं है, धक्के से लाया जा रहा है, वो क्या करेगा? अच्छा, इसके अलावा एमक्यूएम ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है नून लीग को अभी से, और एमक्यूएम ने यह कहा कि एक तो हमें देना सिंध की गवर्नरी, कामरान टैसूरी हमारा होगा गवर्नर, तो हमें एक तो गवर्नरी दें, दूसरी हमें 4 वजारतें दें, 4, हमारी 17 सीटें हैं, तो कम अज कम हमें 4 या फिर 5 वजारतें दें, तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जबकि फिर एमक्यूएम वाले ये भी कहते हैं कि जब से पीपल्स पार्टी और नून लीग की बातचीत हुई है, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, तो अब तो नून लीग वाले ने आंखें माथे पे रख ली हैं, वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। आज बड़ा टफ टाइम दिया शौकत बसरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी उन्होंने कहा हम लड़ जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं, बस बहुत हो गया ना कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो आप भुट्टो का केस निकाल रहे हैं और आप जिया को चार्जशीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिया के बेटे को जितवा रहे हैं, जो ये इजाउल हक के साहबजादे हैं शौकत बसरा के मुकाबले पे, इजाजुल हक, उन्होंने कहा एक तरफ वो तीसरे नंबर का जीत रहा है और काजी साहब खामोश हैं, मैं कुरान लेके जाता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती, दूसरे नंबर पे वो भुट्टो का केस खोल के जियाउल हक को चार्जशीट कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हलफ दें कि इलेक्शन शफाफ हुए, ये बड़ा मुतालबा है, हलफ दें, कुरान पे हाथ रखें। अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट कुरान मजीद लेकर गया था, मैंने कुरान पर हलफ दिया कि धांधली हुई, वो कहते मैं कुरान पे हलफ दे दिया है मैंने, अब जरा चीफ साहब और ये दूसरे चीफ साहब, दोनों चीफ मिलकर ये हलफ दें और बताएं क्या वाकई इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। अब एक्चुअल सूरत हाल है क्या? हमाद अजहर के मुताबिक नून लीग की सूबाई असेंबली में 297 में से सिर्फ 42 सीटें हैं, यानी 42 सीटों पर मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा है, और कौमी असेंबली में 261 में से सिर्फ 17 हैं, बाकी तमाम नून लीग की नशिस्तें फॉर्म 47 के झूठ की पैदावार हैं। यानी असल सूरत हाल, इतना बड़ा जुल्म कि आपकी 42 सीटें सूबाई असेंबली की और आप वज़ीर आला 201 सीटों के साथ, इतनी सीटें आपको दे दी गई, और कौमी असेंबली में आपके 17 और आपका वज़ीर आज़म। तो ये इस मुल्क के अंदर जनाब तमाशा हो रहा है कि वो कलमे के नीचे, और कलमा ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा और नीचे हलफ होंगे चोरी के मैंडेट पर। शेर अफजल मरवत का मैंने आपको बता दिया था, उन्होंने अब चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब काजी साहब का इम्तिहान है कि काजी साहब इस पे करते क्या है, क्योंकि एक्शन लेते हैं
یا نہیں لیتے؟ اور پھر آج پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے انہوں نے بھی سرپرائز دیا، انہوں نے کہا میاں اسلم اقبال کو اگر آپ نے کر لیا نا گرفتار تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا، ان کے بغیر اسپیکر کا الیکشن نہیں ہوگا یا باقی کاروائی آگے نہیں چلے گی۔ اگر آپ نے کر بھی لیا گرفتار، پہلے تو آپ کو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ضمانت ہے ان کے پاس، تو میں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا۔ اور آج شوکت بسرا نے پھر اپنے فارم 45 جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کہ ذرا دیکھ لیں، یہ پوری دنیا تک پہنچا بھی دیں کہ اس وقت اچھا پھر ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اب لاہور کے اندر تقریباً 5 نشستوں پر دوبارہ دنگل سجنے جا رہا ہے، اور دوبارہ ایک دفعہ لاہوریے جو ہیں وہ کم سے کم تیاری کر لیں، اور پہلے سے زیادہ اب اگریسولی تیاری ہوگی کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ واردات کیا ڈالتے ہیں، کتنے بڑے وارداتی ہیں۔ لاہور کی 5 نشستوں پر جی انتخابی دنگل دوبارہ سجنے جا رہا ہے، جس میں شہباز شریف کی 2 نشستیں ہیں، پنجاب اسمبلی کی پی پی 158 اور 164، مریم نواز کی نشست این اے 119 جہاں وہ پہلے بھی ہری ہوئی تھی، اب کیونکہ انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دیا وہ پنجاب اسمبلی میں آ گئی ہیں، حمزہ شہباز کی پی پی 147 اور علیم خان کی جیتی ہوئی نشست پی پی 149، ان پر دوبارہ انتخاب ہوگا۔ اور آج بڑا واضح کر دیا پی ٹی آئی نے اور شوکت بسرا نے کہ اس دھاندلی کے پیچھے اصل میں جو سب سے بڑا جس کا بڑا ہاتھ ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، کیونکہ انہوں نے بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات کرانے کی اجازت دی، اور اس سارے گند کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی یا ملک کو اس سے جو بھی نقصانات ہوں گے اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ہوگی۔ جبکہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایک دلچسپ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا سربراہ ہوتا ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں نا کہ سربراہ کی بیوی کو خاتون اول، جس طرح سے بشرا بی بی سابقہ خاتون اول، اچھا یہ اب کیپٹن صفدر کو کیا کہنا ہے، مرد اول، یعنی کیا کہنا ہے کیپٹن صفدر صاحب کا اس وقت ویسے سٹیٹس کیا ہے؟ وہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی نا، جو بی بی اپنے میاں کی حالت نہیں بدل سکی، وہ پارٹی اور پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، فقیر بیچارہ بنا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی کرسی دیتا ہے نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے، وہ پنجاب کے ساتھ کیا کرے گی؟ بہرحال یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ یہ کیپٹن صفدر صاحب کو کیا کہنا چاہیے، مرد اول کہنا چاہیے؟ عورتوں کو تو خاتون اول کہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔